नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिन की 4 बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं। आपको बता दें कि पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां संदीप सिंह मामले में पहली बार सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। तो वहीं दूसरी खबर के बारे में आपको बताते हैं, ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित है, जहां पानीपत में यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। तीसरी बड़ी खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर एक कार की बोनट पर रखे बैग में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तो वहीं चौथी बड़ी खबर गुरुग्राम से है। साइबर सिटी में नशेड़ियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो चुकी है। 4 बड़ी खबर दिन की आपको टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर के बारे में आपको बता दें कि यहां पर अब मनोहर लाल का ये बड़ा बयान कह सकते हैं सामने आया है, क्योंकि पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के मामले पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता और विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है। दूसरी बड़ी खबर के बारे में हमने आपको बताया कि भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चरण में प्रवेश करने वाली है और इसको लेकर भी व्यापक तैयारी पूरी हो चुकी है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, यहां एक कलयुगी मां की करतूत के बारे में आपको बताते हैं। पलवल में कलयुगी मां की दरिंदगी देखने को मिली है और पलवल के नागरिक अस्पताल के टॉयलेट में एक भ्रूण मिला, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश कर रही है। चौथी बड़ी खबर साइबर सिटी में नशेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। तो पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोप का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष इस मामले में संदीप सिंह को लेकर सरकार पर निशाने साध रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीएम मनोहर लाल का भी बयान इसको लेकर सामने आया। सीएम ने कहा कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, मामले की जांच चल रही है, जो भी सच होगा सामने आएगा। सीएम ने कहा कि संदीप सिंह ने अपना खेल मंत्रालय वापस कर दिया है और इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है। उसके बाद आगे सर है, ठीक है, महिला खिलाड़ी दोषी नहीं हो जाता है उसकी, ठीक है, महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे, लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे सर है। तो इस मामले को लेकर अब सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ दोषी ठहराने से कोई किसी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध नहीं हो जाता, आरोप लगाने के बाद कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता और विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है, क्योंकि पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर एक महिला कोच के द्वारा छेड़छाड़ रेप के आरोप लगे थे, जिसके बाद लगातार ये जो पूरा मामला है वो राजनीति मंत्री संदीप सिंह के मामले पर अब सीएम मनोहर लाल का यह बड़ा बयान आप यहां कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ शब्द में कहा है कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और सिर्फ लगाने भर से ही कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है। उन्होंने विपक्ष को यहां यह भी करारा जवाब दिया है, क्योंकि विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहा है। उन्होंने 2 शब्दों में साफ कह दिया है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है।
आपको बता दें कि संदीप सिंह के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा था और इसके बाद अब ये पूरा मामला एक तरह से राजनीति रूप ले चुका है। अब इस मामले में सीएम मनोहर लाल ने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ आरोप भर लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण आत्रे जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी प्रवीण जी, आप कहीं ना कहीं यहां पर यह कहा जा सकता है कि जो सीएम है वो साफ शब्दों में कह चुके हैं कि जो आरोप लगे हैं अब उस पर जांच होगी, उसके बाद ही कुछ आगे कहा जाए, और उन्होंने विपक्ष पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, विपक्ष किस तरह की राजनीति कर रहा है वो हमारे सामने है। जिस तरह से एक राजनीतिक दल के कार्यालय में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके बाद पुलिस में जाके लिखित में शिकायत दी जाती है। होना तो ये चाहिए था कि अगर पुलिस में आपने शिकायत दी होती, पुलिस उस पर कार्रवाई ना करती तो आप मीडिया के सामने आते तो समझ में आता है। बिल्कुल। लेकिन ये बात भी है कि आरोप लगे हैं, आरोपों से किसी को दोषी नहीं कह सकते जबकि जांच में कोई दोषी सिद्ध ना हो सके, क्योंकि अभी तक केवल एक शिकायत हमारे सामने है, किसी तरह का कोई सबूत, कोई तथ्य, कोई प्रूफ अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन सरकार इसीलिए जांच करवा रही है कि जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा हम भी चाहते हैं। हम चाहते हैं इस विषय में न्याय हो। बिल्कुल, न्याय होना बहुत जरूरी है और वो तभी संभव है जब उस विषय की जांच हो जाए, जांच में तथ्य सामने आ जाए। बिल्कुल। प्रवीण जी, एक बात और यहाँ पे कि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि इस दौरान क्योंकि वो खेल मंत्री, हालांकि वो इस्तीफा आप दे चुके हैं खुद से जब तक कि पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं हो जाती, लेकिन विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी क्योंकि ये आरोप किसी साधारण व्यक्ति पर नहीं लगा। नहीं, देखिए, इस मामले के अंदर भी विपक्ष एक मत नहीं है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सुन रहा था एक चैनल पे जी। वो इस बात से संतुष्ट थे कि अब संदीप सिंह खेल मंत्री नहीं रहे, वो संतुष्ट थे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता इस मामले में अलग विचार रखते हैं। देखिए, संदीप सिंह अगर खेल मंत्री रहते, क्योंकि विषय खेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जिसने आरोप लगाए हैं वो भी खेल मंत्रालय से संबंधित है, अगर वो खेल मंत्री रहते तो जो आशंका प्रकट की जा रही थी कि शायद जांच जो है वो प्रभावित हो सकती है, इसलिए संदीप सिंह ने खेल मंत्रालय छोड़ दिया। आज की तारीख में संदीप सिंह खेल मंत्री नहीं है। तो जो आशंका थी विपक्ष की, विशेष तौर पे हुड्डा साहब की, उन्होंने बल्कि सहमति व्यक्त की है। मैं अशोक अरोड़ा जी को सुन रहा था, उन्होंने भी सहमति व्यक्त की है कि ठीक है, ये संदीप सिंह अब खेल मंत्री नहीं रहेंगे तो अब जांच प्रभावित होने की आशंका नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले विपक्ष को किसी भी विषय पे एकमत होना बहुत जरूरी है कि विपक्ष पूरा एकमत है या नहीं है। सभी अपना अलग अलग गोल पोस्ट लेके अगर बात करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। प्रवीण जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने अनाज मंडी और सनौली रोड पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान समालखा विधायक श्री धर्म सिंह छौकर और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पानीपत, अनाज मंडी और सनौली रोड पर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मौके पर ही अधिकारियों को सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया है कि यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए 5 और 6 जनवरी को सनौली मार्ग सहित जिला में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। 5 जनवरी को हरियाणा में ये यात्रा प्रवेश करने वाली है। इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी है। पहले राहुल गांधी जी का, पूरे प्रदेश की लीडरशिप का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे इस लायक समझा और मुझे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेवारी, चाहे वो रात्रि ठहराव हुआ, चाहे उसकी रिसीविंग हुई, चाहे रैली पानीपत में 13-17 सेक्टर दशहरा ग्राउंड के मैदान में जो रैली होने जा रही उसकी जिम्मेवारी दी गई। मैं
प्रदेश हाईकमान का, प्रदेश लीडरशिप का और कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं। विजय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी विजय जी, आज यात्रा का ये दूसरा चरण है, तैयारियां बहुत ही ज्यादा पूरी हो चुकी है और लगातार उम्मीद भी जताई जा रही है कि जो पहले चरण की यात्रा सफल रही, कुछ ऐसा ही दूसरे चरण में भी होगा। क्या कहते हैं इसे लेकर आप? जी निश्चित तौर पर यात्रा अपने इस चरण में भी बहुत सफल साबित होगी और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो विपक्ष में अन्य दल हैं वो लोग सत्ताधारी दल के डर की वजह से, सीबीआई और ईडी की डर की वजह से बेशक शामिल ना हो रहे हों जी, लेकिन सभी विपक्षी दल हमें शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर वो लोग भी सत्ताधारी पार्टी से, सरकार से तंग है, भारतीय जनता पार्टी से, और आम जनमानस के अंदर ये जो राहुल गांधी जी उनके साथ मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में बात करके, उनके दुख दर्द के बारे में जानकर जो उन मुद्दों को उठाते हैं उससे पूरे देश भर में एक संदेश जा रहा है। और खासतौर पर भाजपा के भय का आप अंदाजा लगा सकते हैं। कभी कोरोना के नाम पर, कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर उनका एक ही मुद्दा होता है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जी सुरक्षा के मुद्दे पर ही सही वो इस यात्रा को स्थगित कर दें। लेकिन राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया है कि उनकी यात्रा रुकने वाली नहीं है जी। और हरियाणा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार इस यात्रा की सफलता के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हरियाणा के लिए गौरव की बात है। जब ये यात्रा अपने नींव के नए पत्थर स्थापित करेगी तो उसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहेगा इसका जवाब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यात्रा सफल है और बीजेपी वाले डर गए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के भी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए हैं। सत्यव्रत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी, अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुनाई होगा, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले डर गए हैं, कभी कोरोना के नाम पर डरा रहे हैं, तो कई तरह की बातों को लेकर डराया जा रहा है और यात्रा सफल है। पहले जो चरण की यात्रा को सफलता मिली उससे काफी प्रेरित दिखे, क्या कहेंगे? देखिए, यात्रा सफलता का आधार क्या मानती है कांग्रेस? केवल कुछ लोग एक व्यक्ति को देखने के लिए आ जाए, उसको सफलता का यदि आधार माना जाता है तो कांग्रेस की भूल होगी। कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? यात्रा का नाम दिया भारत जोड़ो। मैं पूछता हूं कि भारत जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और भारत जोड़ने की आवश्यकता पड़ी तो अपने पूर्व नेताओं को याद करें। राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को इस देश के टुकड़े हुए, उन टुकड़ों को जोड़ने का ही कारण है भारत जोड़ो। और यदि आप उन टुकड़ों के प्रति, पाकिस्तान के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, जब तक उसको आप स्पष्ट नहीं करोगे कि हम पाकिस्तान के प्रति क्या है, भारत तो वो है, वही तो भारत था जिसको कांग्रेस के नेताओं के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत के नाम से यात्रा के प्रति लोगों का आकर्षण पैदा करना चाहते हैं। वास्तव में ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी और है, लेकिन कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ने के लिए कितनी सफलता अब तक की यात्रा में मिली और कितने लोगों को वो वापस कांग्रेस में ले आ पाए, या कितने लोगों को दूसरे दलों में काम करने वाले लोग जो हैं वो कांग्रेस में आए, इस आधार पर यदि इसकी सफलता असफलता मापेंगे तो आपको एक भी नेता जो कांग्रेस को छोड़कर गया था पिछले 8-10 साल से, उसने कहीं में भी राहुल गांधी के प्रति आस्था, नेतृत्व की आस्था को लेकर या उनके विजन को लेकर कहीं कोई स्वीकृति नहीं दी। बल्कि उसके बीच में आप देखोगे यात्रा के बीच में भी कितने इंसिडेंट हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अशोक गहलोत का नाम आते आते कहां तक, खड़गे तक पहुंचे। तो ये वास्तव में एक शारीरिक मानसिकता को शुद्ध करने का एक प्रयास राहुल गांधी का है। उनका शारीरिक तो ठीक हो सकता है इससे, लेकिन मानसिक और बौद्धिक विकास करना होगा, इसमें भी संदेह है। और कांग्रेस जोड़ने का जो इनका उद्देश्य था उसमें कहीं भी दूर दूर तक कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए भाजपा का डरने का कारण क्या है? भाजपा क्यों डरेगी? कोरोना यदि दुनिया के अंदर है तो कोरोना से सचेत भारत सरकार पहले से भी तैयारी आ भी रहे हैं। और यदि जिनको अच्छा लगेगा, जब नियम कानून के आधार के ऊपर किसी भी चीजों पर यात्रा करनी है, करिए, कोई बात नहीं, उसको मर्यादा और उसका जो प्रोटोकॉल है उसका अपनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा के तो किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि यात्रा बंद करनी चाहिए। बिल्कुल। सत्यव्रत जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे सुन लेते हैं पहले। विजय जी, अभी आपने सुना बीजेपी के द्वारा जो आरोप लगाए गए, जो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, क्या कहेंगे?
देखिए, भाजपा केवल देश की जनता को गुमराह करने की काम करती है। इस देश के 2 टुकड़े हमने नहीं किए थे, ये टुकड़े अंग्रेजों ने किए थे। उन्होंने ऑप्शंस दिया था हिंदू और मुसलमानों को, जिसमें आरएसएस जैसे संगठन और हिंदू मंच जैसे संगठन चाहते थे कि उनको इस देश का अलग हिस्सा मिले, तो उसके तौर पर हिंदुस्तान का जन्म हुआ, और जिन्ना जो चाहते थे उसके तौर पर पाकिस्तान का जन्म हुआ। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि इस देश के 2 टुकड़े हों। कांग्रेस ने इस देश को और बढ़ाने का काम किया है। साइन किसके उस प्रकार से सिक्किम का विलय कराया, विभाजन पर साइन किसके हुए थे? गोवा का विलय कराया, ये सब कांग्रेस सरकार की छोड़ो इन बातों को। जब देश का विभाजन की बात अंग्रेज कर रहे थे तो उसके ऊपर हस्ताक्षर किन लोगों के थे? आप अजीब बात कर रहे हैं। अगर देश की 90% उन्हें आजादी किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे उसके लिए देश के 2 टुकड़े क्यों न हो जाए, इन लोगों के बीच में कांग्रेस क्या कर सकती है? उस समय आरएसएस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब देश की सत्ता के ऊपर बैठे अंग्रेज जब भारत का विभाजन कर रहे थे, कौन लोग थे वो? आप मुझे बताइए, सिक्किम का विलय किसने कराया? हिंदुस्तान के अंदर गोवा का विलय किसने कराया? पंजाब के लोग आज भी कांग्रेस को क्यों दोषी मानते हैं कि कांग्रेस के कहने से उन्होंने हिंदुस्तान में विलय किया, जबकि वो अलग देश चाहते थे? तो आज देश की जनता को ना बदलाओ। जब देश की राजधानी दिल्ली में 2-2 दंगे हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ सकते हैं, देश भर में दंगे हो सकते हैं भाजपा के राज में, तो इस देश को जोड़ने की जरूरत है ताकि हिंदू मुस्लिम कांग्रेस इस बात का पहले कि पाकिस्तान हमारी सिक्योरिटी से हुई, क्योंकि आपके नेता उस समय सत्ता के लोलुपता में इतने अंधे हो गए थे कि देश का विभाजन जो देश की जनता को बनाए आप लोग हो जाए, सत्ता में मुझे बताइए भाजपा ने किया क्या है? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और किसी भी मुद्दे पर आप देख लें, चाहे विदेशी कर्ज की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, देश सरकारी संपत्तियों को बेच कर आपने देश का क्या बुरा हाल कर दिया। देश माफ नहीं करेगा भाजपा को। वो तो जनता के सामने जब लोग जाएंगे तब पता चलेगा कि जनता ने कांग्रेस को माफ किया कि नहीं किया। कांग्रेस की जो रसातल की ओर जाने का जो परंपरा है वो आगे भी निरंतर रहेगी। 40 लाख करोड़ का हुआ था। विजय जी और निर्माण में आपकी तीनों चीजों में से कोई भी चीज आपको जैसे जनता स्वीकार। विजय जी शास्त्री साहब, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये यात्रा को लेकर कर रहे हैं, ना कि अभी तो आप कहाँ चले गए। तो सिर्फ जो टॉपिक है आज हमारा, जिसको लेकर आज हम बात कर रहे थे, उसी पर बने रहें, वही बात करिए, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा का, क्योंकि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो हमारा पहला चरण है वो सफल रहा है, कई कोशिशें की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर बात करते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपने नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा, तो नाम पर ही आपत्ति है पहले तो लोगों को। भारत जोड़ने का क्या काम कर रहे हो आप? भारत का विभाजन जो कांग्रेस के नेताओं ने किया था उसके ऊपर आपकी टिप्पणी नहीं आई या तो राहुल गांधी जी की कि हम पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति क्या है। दूसरा, जब कांग्रेस जोड़ो की बात, भारत के नाम से वो कांग्रेस, क्योंकि इंदिरा जी ने भी कहा था इंडिया इज इंडिया, वही आज इंदिरा गांधी जी के समय में हुए, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान को सबसे बड़ी चोट किसने पहुंचाई? आप इस तरह पार्टी में जुड़े नेता, एक भी नेता आपके नेता के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, फिर आप कहे कि चक्कर लगा रहे हो, कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। हिमाचल में हमारी पार्टी की सरकार बनी है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है? जनता ने बनाई है वो। अरे आपका नेता तो एक दिन भी नहीं गया बात करें। राहुल गांधी के प्रयास तो 1 शून्य है उसके अंदर, तो भी जनता ने आपकी सरकार देते तो राहुल गांधी के कारण। ठीक है विजय जी समय इतना नहीं है, सतव्रत जी इतना समय नहीं है, फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बहादुरगढ़ में एक बैग में मासूम बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नवजात बच्चे का शव एक बैग में बंद था और बैग एक कार की बोनट पर रखा हुआ मिला। मामला बहादुरगढ़ के मेहंदीपुर दाबोदा गांव का है। यहां नरेश नाम के शख्स के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर सुबह के समय एक बैग रखा हुआ मिला। जब बैग को खोला गया तो उसके अंदर एक नवजात बच्चे का शव मिला। नरेश ने तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन बच्चे के बारे में कोई सुराग फिलहाल नहीं मिल सका है। सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि देखने में बच्चा 1-2 दिन पहले ही जन्मा लग रहा है।
बच्चा यहां कौन छोड़कर गया, इस बात का पता फिलहाल नहीं चल सका है। बच्चा यहां मृत अवस्था में लाया गया या फिर यहां रखने के बाद ठंड की वजह से इसकी मौत हुई, इस बात का खुलासा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने आसपास के अस्पतालों में हाल ही में जन्मे बच्चों का रिकॉर्ड खंगालना भी शुरू कर दिया है। आज सुबह एक सूचना मिली थी कि भाई एक नवजात बच्चा जो देखने से प्रतीत हो रहा है शायद कल का ही नवजात बच्चा है ये, और ये सूचना मिलने पर मैं मेरी टीम के साथ सदर थाना बहादुरगढ़ से गांव में आए हैं। एफएसएल टीम को बुलाया गया है। जो भी अगर इसकी मृत्यु सर्दी के कारण हुई है या कोई अन्य कारण है, पोस्टमार्टम के बाद ही आगे का बता सकते हैं। बाकी इसकी जांच की जा रही है। भाई कौन रख के गया? सुबह 7:30 बजे उठा था, मम्मी स्टार्ट रही तो मुझे गाड़ी स्टार्ट करती खिड़की बोल गई। फिर उन्होंने देखा कि बैग पूरा बैग नहीं, तो वहाँ देख कुछ मतलब ऐसे मुँह गया थोड़ा खुला था और उस टाइम लड़के उठाया मैं साल का बस इतनी बात मेरे पास सुबह 7:30 बजे के आसपास कॉल आई थी नरेश जी को, तो यहाँ पे देखा तो कोई बच्चा रख कर गया था। हमने पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आगे कार्रवाई कर रही मामले। एक 2 दिन का ही लग रहा है। पुलिस को दिया सूचना, आगे कार्रवाई कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता योगेंद्र जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, पूरी खबर बताइए और क्या अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह ये डबोदा गांव के में जो ये नवजात बच्चा मिला है, बैग के अंदर जो एक व्यक्ति के घर के बाहर ही जो है वो गाड़ी के बोनट पर ये बैग रखा हुआ मिला था, जिसमें ये नवजात बच्चा जो लगभग 2 दिन का बताया जा रहा है वो यहाँ पर मिला है और वो मृत अवस्था में वो जो है बैग के अंदर मिला। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भिजवाया और फिलहाल अभी पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर खंगाल रही है और जो जितने भी निजी अस्पताल हैं उनमें जाके उनके रिकॉर्डों को खंगाला जा रहा है कि हाल ही के 2 दिन के अंदर जो है कितने बच्चों ने जन्म लिया है और उनके वारिस कौन कौन है या कोई ऐसा भी शख्स है जो बच्चा जिनका नवजात हो और वो यहाँ पर छोड़कर भी चला गया हो। तो अभी पुलिस जो है वो सभी अस्पतालों के रिकॉर्ड यहाँ पर खंगाल रही है। फिलहाल बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए जो है वो शव को सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है। तो पूरा ही सारा दिन आज ये चर्चा का विषय ये बहादुरगढ़ इलाके में रहा और इस तरह का अमानवीय कृत्य करने वाले के खिलाफ भी जो लोगों का रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। साइबर सिटी में नशे में धुत होकर कार से हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 22 वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनके खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव के तहत कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा 2 वाहनों को पुलिस ने जब्त भी किया। पुलिस के मुताबिक हुड़दंग करने वालों के खिलाफ अलग अलग थाने में 1 दर्जन से भी ज्यादा अधिक केस दर्ज किए गए हैं। ये पूरा मामला गुरुग्राम से है, जहां पर ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साइबर सिटी में नशे में धुत होकर कार से हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 22 वाहन चालकों को गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ा। देखिए, 25 तारीख की विशेष तैयारी की गई थी। इसके लिए प्रोग्राम जारी हुआ था हेडक्वार्टर से भी और ट्रैफिक ऑफिसर से भी। 6 जगह नाके लगाए गए थे और उसके अंदर ड्रंक एंड ड्राइव के लिए हमने कॉन्टिन्यूस पेट्रोलिंग के ऊपर हमारी टीम खुद डीसीपी स्टाफ थे, हम लोग एसपी सारे डीआई पेट्रोलिंग मोड में थे। हमने उस दिन 22 चलान किए ड्रंक एंड ड्राइविंग के और इसके अलावा वहां पर हमने 2 व्हीकल इंपाउंड किए। तो दिन की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।